प्रिय विद्यार्थीगण, मैं रोहित सर अपने नए वीडियो के साथ एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग पिछले वीडियो से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे और अभी तक गणित विषय का सेट नंबर 1, 2 और 3 को हल कर चुके होंगे। इसके साथ साथ विज्ञान विषय की भी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के लिए गणित विषय का सेट नंबर 4 को हल करूंगा और सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन्हें हल करने का प्रयास करूंगा। आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाइए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें और जितना अधिक से अधिक अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अन्य सेट की तरह इस सेट में भी कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें समय निर्धारित है 1 घंटा 30 मिनट। सभी प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर को हमें OMR शीट पर काला करना है। तो इस तरीक़े से 40 प्रश्न है। 40 प्रश्नों को हम लोगों को अच्छी तरह से बारी बारी से हल करना होगा और अच्छे से समझना होगा। इसके लिए आप सभी लोग जो गणित से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हें आप अच्छी तरह याद कर लें ताकि प्रश्नों को हल करने में हमें आसानी हो और सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। तो आइए हम लोग गणित विषय का सेट नंबर 4 को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम 135 को 3 से डिवाइड करेंगे, 45 आएगा। फिर 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से 135 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसका सही विकल्प है सी। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि 26 और 91 का HCF 13 हो तो इसका LCM ज्ञात करें। तो LCM बराबर होता है, हम जानते हैं, P × Q बटा HCF। इसका वैल्यू रखेंगे, P और Q के जगह पर 26 और 91 रख देंगे और HCF 13। तो इस तरीक़ा से इसका जो वैल्यू आएगा 182। इसका मतलब है कि इसका सही विकल्प है बी। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखेंगे। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। इस तरीक़ा से 404 का भी हम गुणनखंड करेंगे। तो पहला बार 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर 101। मतलब 96 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और 404 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 101। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 2 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF बराबर 2 × 2 बराबर 4। तो इसका सही विकल्प होगा बी। चौथा प्रश्न हम लोग आते हैं, धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में हो सकता है। तो समपूर्णांक जो विकल्प दिया गया है 2q + 1 नहीं होगा, 4q + 1 नहीं होगा, 4q + 3 नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प होगा डी, 2q धनात्मक समपूर्णांक हो सकता है। पांचवा प्रश्न, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या है। ये प्रश्न में जो है द्विघात बहुपद दिया ही हुआ नहीं है, तो शून्यकों का योग कहाँ से निकलेगा। तो इस तरीक़ा से ये पांचवा प्रश्न गलत है। अगर इस पर द्विघात बहुपद दिया रहता तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पर हम आसानी से निकाल लेते। प्रश्न नंबर 6, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और -1 है तो बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया रहता है तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे तो आएगा x² - 4x + 1। तो इसका सही आंसर होगा सी। सातवां प्रश्न आते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि ग्राफ x अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उतना ही शून्यक होगा। तो यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या होगी 1। इसका सही विकल्प होगा बी। आठवां प्रश्न,
8वां प्रश्न है, यहाँ दो चर का समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y + 4 = 0, 6x + 9y + 11 = 0। अब इसमें हम अनुपात निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 2/6 1/3 आएगा, b1/b2 निकालेंगे तो 3/9 ये 1/3 आएगा, और c1/c2 निकालेंगे तो 4/11 आएगा। हम देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा जब कंडीशन रहता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा, इसका सही विकल्प होगा डी। 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x + 3y = 5, फिर 4x + 6y = 15। तो इसमें पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न में कि कैसा हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। सेम 8वां की तरह ही यह प्रश्न है। हम a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 आएगा, b1/b2 3/6 मतलब 1/2, और c1/c2 5/15 1/3। तो हम देख रहे हैं कि शुरू वाला दोनों बराबर है, तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें 9वां जो है इसका सही विकल्प होगा डी। 10वां प्रश्न की ओर आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x = a और x = b का ग्राफीय निरूपण होगा। तो x = a का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वह y अक्ष के समांतर आएगा, और x = b का भी जब ग्राफ खींचेंगे तो ये भी y अक्ष के समांतर आएगा। मतलब दोनों रेखाएं जो हैं आपस में समांतर होंगी। इसका मतलब है कि इसका सही विकल्प होगा समांतर रेखाएं, विकल्प नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न, 3x + y = 14 और 2x - y = 1, तो y का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो विलोपन विधि से हल कर देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, 5x = 15, तो 5x = 15, तो x आ गया 3। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो y हमें आसानी से निकल जाएगा, y का वैल्यू आएगा 5। इसका सही विकल्प होगा डी। अब आते हैं हम लोग 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने हल होंगे। तो जब दो चर वाला एक समीकरण दिया हुआ है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो इसका सही विकल्प होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका सही विकल्प होगा डी, अनंत हल। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13वां प्रश्न में x + y = 14, x - y = 4 का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा, इसको विकल्प से हम चेक कर लेंगे। इसका सही विकल्प होगा डी, x = 9 और y = 5। कैसे, तो x y का मान 1 में रखेंगे समीकरण में, तो 9 + 5 14 और 9 - 5 4 होगा। दोनों समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह का सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में उसका वैल्यू रखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। हम जानते हैं कि इसका मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, तो इसका सही विकल्प होगा बी। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 15 नंबर जो है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होंगे। तो मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होंगे, ये 15 नंबर प्रश्न है। तो मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान है तो अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा। इसका मतलब है कि वास्तविक और समान होने पर डी बराबर होता है 0। तो x बराबर जब हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो -b ± √d/2 है, तो इसका वैल्यू आएगा -b/2 है। तो 15 का सही विकल्प होगा सी। 16 नंबर आते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x² - 6x + 1 का विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर d = b² - 4ac होता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा 6 का स्क्वायर 36 -9 4 जा 36 = 0। इसका विविक्तिकर का वैल्यू होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 17 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात सूत्र है। तो कौन द्विघात सूत्र कौन है, मतलब इसमें जो 4 विकल्प दिया हुआ है इसमें विकल्प दिया ही हुआ नहीं है, तो द्विघात सूत्र कौन है तो इसको हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप जान लें कि द्विघात सूत्र जो होता है वह होता है x = -b ± √d/2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसे आप याद रखें, हालांकि विकल्प नहीं दिया है लेकिन तो पर भी हम द्विघात सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि 2x² + kx + 3 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम a = 2, b = k और c = 3 है। मूल समान है तो d = 0, तो इसमें k का वैल्यू जो आएगा √24 आएगा। तो ±2√6 इसका वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसमें कोई विकल्प में कुछ दिया ही हुआ नहीं है। इसका मतलब यह भी प्रश्न गलत है, लेकिन विकल्प नहीं दिया है, लेकिन k का वैल्यू जो हो आएगा ±2√6। इस प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यदि b² - 4ac = 0 तो मूल क्या होगा। तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, मतलब इसका सही विकल्प होगा 19वां का ए। 20वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 20वां नंबर प्रश्न जो हमारा कहता है क्या है, x² - x - 6 = 0 के मूल होंगे। ये द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। x + 3x - 2 आएगा गुणनखंड करने पर, तो x = -3 और 2, तो ये वैल्यू होगा इस तरह से। 2 और -3 आएगा इसका, तो इसका सही विकल्प होगा बी। 21वां नंबर प्रश्न आते हैं। 21 नंबर एक एपी दिया हुआ है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो सारवंतर d = a2 - 7 6 - 2, इसका मतलब 4, इसका सही विकल्प होगा बी। 22वां नंबर आते हैं। एक एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो फर्स्ट पद हो गया a3, d हो गया 8 - 3 5 और an हो गया 78, तो n का वैल्यू निकालना है। तो an = a + n - 1d, फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो हल करेंगे तो n आएगा 16, इसका सही विकल्प होगा सी। अब 23 नंबर प्रश्न आते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 का बीच 4 का पहला गुणज होगा 4 × 4 4 दूनी 8 4 3 12, 12 पहला होगा। और उसके बाद अंतिम जो होगा 4 से 250 में भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा, मतलब 250 - 2 248। तो इस तरह से हमारा एपी हो जाएगा 12, 16, 20 और इस तरीक़ा से लास्ट वाला हो जाएगा पद हमारा 248। तो a = 12, d = 16 - 12 4, an = 248, तो n निकालना है। तो n = a + n - 1 × d, इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे तो n बराबर आ जाएगा 59 + 1 60, इसका सही विकल्प होगा 23वां का बी 60। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न। प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी के n पदों का योग क्या होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम पद ए दिया हुआ है, अंतिम पद दिया ही नहीं है। एपी के n पदों का योग क्या होगा। तो n पदों का योग जो है, इसके लिए विकल्प भी जो दिया है वह गलत दिया हुआ है। ये 24 नंबर प्रश्न गलत है, लेकिन n पदों का योग का 2 फॉर्मूला होता है। Sn = n/2 2a + n - 1 × d, और एक Sn बराबर होता है n/2 a + an। दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। त्रिभुज ABC तथा PQR में कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज ABC और PQR, इसमें भी फिगर नहीं दिया है, रेखा गायब है त्रिभुज का, लेकिन हम इसको बनाने का प्रयास किए हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि AC/PQ = कितना आया, तो 6/3, 2/1 2 आ गया। AB/PR 4/2, तो ये भी 2/1 2 आ गया। BC/QR तो 5/2.5, तो ये जो है 2/1 आ गया। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हैं, समरूप हैं, SSS समरूपता से। तो 25वां का सही आंसर हो जाएगा सी। अब 26 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो हम जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, केवल समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है। तो 26वां का सही विकल्प होगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन, डी समांतर BC, तो AD और DB दिया हुआ है, इसमें हम थेल्स पर में लगा देंगे। तो AD/DB = AE/EC फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AE का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 सेंटीमीटर, इसका सही विकल्प होगा सी। अब आते हैं 28 नंबर। 2 फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें ABC और PQR कोण दिया हुआ है, तो कोण Q का मान पूछ रहा है। तो कोण Q का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उस स्थिति में संगत कोण इसका बराबर होगा।
तो इस स्थिति में यहाँ हम देख रहे हैं कि Q के जगह पर 80 डिग्री इसका मान होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC और BDE दोनों समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए समबाहु त्रिभुज है दोनों, और BCD जो है BC का मध्य बिंदु है। मतलब अगर बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा 2A मान लिए तो छोटा वाला त्रिभुज जो है BDE उसका भुजा A होगा। दोनों समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब AB², त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AB² / BD²। मतलब 2A का स्क्वायर करेंगे अब बाई A², तो 4A² / A², तो 4/1 अनुपात हो गया 4:1। इसका सही विकल्प होगा C। 30वां प्रश्न की ओर आते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर मतलब पहुंचती है, तो आधार से दूरी निकालना है सिरे से। तो इसमें देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC² बराबर AB² प्लस BC²। वैल्यू रखेंगे तो हमारा BC आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प होगा C। 31 नंबर प्रश्न। 31वां में हम देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज नहीं है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 2AC दिया हुआ है। तो कौन C का मान कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो दिया है कि AB बराबर 2AC², तो AB² बराबर उसको लिख सकते हैं AC² प्लस AC²। और चूँकि AC बराबर BC दिया हुआ है तो एक AC की जगह BC रख दिए, तो आ गया AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो ये एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम पर आ गया। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा और कौन C का मान 90 डिग्री होगा। इसका सही विकल्प होगा C। कौन C जो है 90 डिग्री है। 32वां प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। और क्या कहते हैं? शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो जल्दी से याद कर लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। स्पर्श रेखा, यदि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त समांतर स्पर्श रेखा मतलब वृत्त का व्यास है, व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो त्रिज्या उसका 10/2 5 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा B। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। O केंद्र वाले वृत्त पर PT और TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। POQ 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल PTQ निकालना है। तो POQ कितना है? तो POQ बराबर 80, तो एंगल PTQ बराबर निकालना है। तो यह है तुम्हारा 100 डिग्री होगा। PTQ का वैल्यू 100 डिग्री, आंसर होगा D। यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त से PT और TQ, अच्छा TP और TQ स्पर्श रेखा, ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा D। 35वां नंबर, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर खाली स्थान होती है। तो ये 35वां नंबर देखेंगे, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। हम थ्योरम में पढ़े हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए 35वां का A आंसर होगा। 36वां, R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण P है। तो अगर कोण P है और त्रिज्या R है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 πr², मतलब P/360 गुने πr²। इसमें विकल्प दिया ही हुआ नहीं है, तो मतलब इसका विकल्प गलत है, लेकिन आप प्रश्न को निश्चित हल कर लें। 37 नंबर प्रश्न, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से किसी परिधि पर कोई बिंदु लेंगे तो उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो 37वां का सही आंसर हो जाएगा C। 38 नंबर, एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घड़ी का सुई का लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, और मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी, तो θ 30 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², इसका वैल्यू बैठाएंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन विकल्प में 154 है। इसका मतलब कि विकल्प गलत दिया हुआ है, इसमें C और D में विकल्प दिया ही हुआ नहीं है। तो इस तरीक़ा से ये प्रश्न भी आधा गलत है। 39, केंद्रीय कोण R और
आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर केंद्रीय कोण, यहाँ पर थीटा देना चाहिए था लेकिन दिया हुआ नहीं है। तो यदि केंद्रीय कोण थीटा हो और त्रिज्या आर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो लेकिन इसमें विकल्प में एक में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह भी, इसमें भी विकल्प गलत है। 40 नंबर आते हैं सवाल। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आर हो गया 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। अब इसमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम वैल्यू रखेंगे तो इस तरीका से आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही विकल्प है सी। इस तरीका से हमारा जो है गणित विषय का सेट नंबर 4 समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से कॉपी में बनाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।